ओम शांति। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आपने होगा वीडियो, तो इस प्रकार जो हमारी ईश्वर विश्वविद्यालय संस्था है, उसी की एक शाखा पूना में है, जिसका नाम है जगदम्बा। और इस जगदम्बा भवन मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर द्वारा ही ये जो कोर्स है, जो आप आज जुड़े हो, वो आयोजित किया गया है। तो सभी राजयोग सीखने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो चैट में लिखिए यस। देखना चाहते हैं कितने जन तैयार है, या हैंड रेस कीजिए, वर्चुअल हैंड रेस। ओके, वंडरफुल। बहुत जनों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे पहले हम कोर्स शुरू करें, कुछ गाइडलाइंस आप सभी के लिए, जो आपको 7 दिन हमारे साथ लगातार चलने में यूज़फुल रहेगी। तो पहली बात है कि डिवाइस से कैसे जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे भाई-बहनें हैं जो ज़ूम इतना यूज़ नहीं करते हैं, और ज़ूम टूल इसलिए यूज़ किया गया है आपस में लेन-देन करना ईज़ी होता है। यदि कंप्यूटर से जुड़ रहे हो, तो जॉइन ऑडियो बॉटम लेफ्ट में बटन होगा ज़ूम ऐप में, उसे क्लिक करके जॉइन फ्रॉम विद कंप्यूटर ऑडियो, इस पे क्लिक करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जो भाई-बहन आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, कृपया इसका ध्यान देवें। स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसे फ़ॉलो करें। तो यदि आप फ़ोन से जुड़ रहे हो, फ़ोन के अंदर आप देखोगे बॉटम में लेफ्ट में जॉइन ऑडियो है, और ऊपर कॉल ओवर इंटरनेट या कॉल ओवर सेल्युलर डेटा, इस प्रकार से लिखा होगा। तो ये जब आप क्लिक करोगे तभी आप हमारी ऑडियो सुन पाएँगे। यदि आपको तकनीकी चैलेंजेस आते हैं, तो आप ये 2 नंबर नोट कर लीजिए, 7588215153 या 8669186995। तो हमारे ये दोनों नंबर पे सेवाधारी मौजूद रहेंगे, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो। यदि आपको कोर्स में जुड़ने से या कोर्स से संबंधित कोई भी चैलेंजेस आता है, टेक्निकल चैलेंज। हुँ, दूसरी बात है कमिटमेंट। ये कोर्स 7 से 8 1 घंटे का होगा, और रोज़ हम इस कोर्स पे इसी समय पर मिलेंगे आपसे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 15 मिनट पहले जुड़ जाएँ। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा-सा लेट शुरू किया है हमने, माना 7:15 तक, 7:10 7:15 तक हम शुरू करेंगे, लेकिन कल से डॉट 7 बजे कोर्स शुरू हो जाएगा, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। हमारी यही इच्छा है कि 1 घंटे में हम अधिक से अधिक आप भाई-बहनों को दे सकें। इसलिए हम 15 मिनट पहले ही जुड़ जाएँगे। हमारे कोर्स ट्रेनर 45 से 7 15 मिनट हम थोड़ा-सा योगाभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि हम गड़बड़ में यदि कुछ कोर्स में जुड़ जाते हैं ऑनलाइन माहौल में, तो कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। मेडिटेशन करते हो, तो इम्पोर्टेंट है कि हम 10-15 मिनट कोर्स शुरू होने से पहले साइलेंस में बैठ जाएँ, कोई भी नहीं करे, कोई व्हाट्सएप चैट या बाकी लोगों से बातचीत ना करें, ताकि आप यही 15 मिनट्स अगर खुद के लिए निकालोगे, तो 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो 7 से 8 के अंदर आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको हमारे जो संस्कार से वो कैसे डेवलप होते हैं, तो वो दिया जाएगा, और आपको मेडिटेशन जो सभी को ध्यान से करना है, ताकि आपको कोर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आ सके। हमारा कोर्स वैसे उस दिन का चैप्टर ऑफिशियल रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि कुछ भाई-बहनों को प्रश्न है अपने निजी जीवन से संबंधित, उस दिन के कोर्स के कंटेंट से संबंधित, तो आप 8 से साढ़े 8 के बीच में ऑनलाइन इसी ज़ूम आईडी पर अपने ज़ूम पर प्रफुल्ल भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कैन यू चेक योर इंटरनेट? ओके, कंटीन्यूअस ब्रेक हो रही है या बीच-बीच में ब्रेक हो रही बीच है? में आ रही है, फिर ब्रेक हो रही है, फिर आ रही है, फिर ब्रेक हो रही है। इट्स लाइक दैट। ओके, ओके, 1 सेकंड।
अभी बेटर है? हाँ जी। ओके, थैंक्स। तो जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 15 मिनट्स हम प्री मेडिटेशन करेंगे। 1 घंटा जो है हम मेन कोर्स और मेडिटेशन करेंगे और 8 से साढ़े 8 जो है आप हमारे ट्रेनर को प्रश्न पूछ सकोगे, ज़ूम पर या तो चैट पे या तो ऑडियो पे रेज़ हैंड करके। हुँ? इम्पोर्टेंट है कि हम नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, क्योंकि ये मेडिटेशन कोर्स है तो ज़रूरी है कि आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कुछ भी ना हो। तो आप अपने घर में ऐसे स्थान पर बैठे, ऐसे रूम में बैठे जहाँ पर अ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं हो, टीवी का या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आ रहे, जा रहे हैं या बच्चे आवाज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट करेगा तो आपका मेडिटेशन एक्सपीरियंस बेहतर नहीं होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में बैठें। अ, इस कोर्स में कई सारे चीज़ें बताई जाएँगी आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके फ्यूचर लाइफ़ में और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम कभी-कभी भूल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप सभी डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि जो आपसे आपके जीवन में यूज़फुल पॉइंट्स है, अगर आप नोट करोगे तो वो आपको जीवन भर यूज़फुल रहेंगे। हुँ? जो नए जॉइनर्स हैं, क्योंकि आप ये कोर्स करोगे तो आप सोचोगे कि हमारे और भी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट रहे। तो हो सकता है सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आप बीच में अपने कुछ फ्रेंड्स को लाना चाहो। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो 7 डेज़ कोर्स है, ये कनेक्टेड है, एक-एक सेशन दूसरे सेशन से कनेक्टेड है। तो यदि आप थर्ड डे या फोर्थ डे किसी को लाते हो, तो हो सकता है कि वो अपने आप को इस कोर्स के अंदर कनेक्टिविटी से उनको मुश्किल हो जाए, कनेक्ट नहीं कर पाए। तो अगर आप बीच में किसी को लाना चाहते हो, तो आप बीच में ना लाएँ, ये कोर्स हम हर महीने रिपीट करते हैं ऑनलाइन, तो आप उसे नेक्स्ट बैच में बुला सकते हो। और अगर कोई कल आना चाहता है, आज नहीं आ पाए, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएँगी। ध्यान देवे उन्हें कहें कि पहले रिकॉर्डिंग देखें और फिर ही सेकंड डे जॉइन करें। अगर बीच में जॉइन करेंगे, तो इस कोर्स का ज़्यादा बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा। हुँ, कभी-कभार नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं। हुँ, तो यदि आपको आवाज़ ठीक से नहीं आती है, तो या तो आप चैट पे बताएँ। या फिर अगर केवल आपको ही नहीं आ रही है, तो आप दोबारा जॉइन करें। जैसे अभी हमने हमारा ऑडियो डिवाइस दोबारा जॉइन किया। हुँ, आपका अगर वीडियो ऑन है तो आप बंद भी कर सकते हो अगर आपको नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं। और यदि आपके घर में नेटवर्क बहुत ही कम है, तो आप खिड़की या कुछ ऐसे जगह पर बैठे नज़दीक जहाँ पर रेंज अच्छी हो। हुँ, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है, वो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएँगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, आप इस जो नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन पे 7588215153, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हो, तो आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम रोज़ के जो वीडियोज़ है या मेडिटेशन कमेंटरीज़ है, जो आपको यूज़फुल रहेंगे अभ्यास के लिए, वो भेजे जाएँगे। जो सत्र लिया जाता है, उसका समरी नोट्स, उसका कुछ रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा। और यदि कुछ लिंक में परिवर्तन होता है ज़ूम लिंक में, वैसे तो 7 डेज़ ज़ूम लिंक सेम रहेंगी, लेकिन इसके बाद में और भी कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स है, वो आपको भेजी जाएगी और इस ग्रुप केवल एडमिन ओनली पोस्टिंग रहेगा, तो आपको निश्चिंत रहने की बात है, कोई और मैसेजेस नहीं आएँगे। हुँ, तो ये सब गाइडलाइंस थी, तो अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज के कोर्स के लिए। इससे पहले हम शुरू करें, हम आज के वक्ता को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। आदरणीय शीतल बहन जी। शीतल बहन जी, आप हो ऑनलाइन? यस। ओके। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर शीतल बहन जी जो है आपके कोर्स के कोऑर्डिनेटर रहेंगे। शीतल बहन जी वैसे बचपन से ही मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। वैसे बाय प्रोफेशन आप आईटी इंजीनियर हो और आपको काफ़ी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, अलग-अलग कंपनीज़ में काम करते हैं। फैमिली में भी काफ़ी समय आप रह चुके हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और फैमिलीज़ के अंदर भी किस-किस प्रकार की चीज़ें आती हैं। 2007 में आपने डिसाइड किया कि आप अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं के अंदर देना चाहते हैं। अनेकों का भाग्य बनाना चाहते हैं इस राजयोग मेडिटेशन द्वारा और तभी आप पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हुए और तब से लेके आज तक लगभग 15 वर्ष से दीदी
नियमित रूप से अनेक भाई-बहनों को प्रेरित करते हैं राजयोग का ज्ञान द्वारा। कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट संस्थाओं में दीदी के सेशंस होते रहते हैं। ऐसे स्ट्रेस फ्री लिविंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, राजयोग कोर्स ऐसे कई विषयों पर दीदी मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान समय दीदी जगदम्बा भवन जो रिट्रीट सेंटर है पुणे में 3.5 एकड़ की ज़मीन पर बहुत प्यारा रिट्रीट सेंटर है। बाकी सारे कारोबार देखते हैं एडमिन रिलेटेड। तो दीदी जी आपका वेलकम है और आपसे निवेदन है कि हम सभी भाई-बहनों का जो भी इस कोर्स में जुड़े हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू प्रफुल्ल भाई। ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का आज के इस राजयोग शिविर में तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी क्योंकि आपने राजयोग कोर्स करने का जो निर्णय लिया है ये अपने आप में भाग्य की बात है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन सीखना अर्थात अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हाथ में ले लेना। ये मेडिटेशन सीखते सीखते आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत इजी और खुशियों भरी हो जाएगी, इसका हमें विश्वास है। हम सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम 7 to 8 मॉर्निंग में कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर कोर्स करेंगे, देन यू विल बी बेनिफिटेड मोर। क्योंकि जैसे हम कोई भी अच्छे कार्य के लिए या मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं तो नहा धोकर फ्रेश होकर ऐसे करते हैं। भले हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप फ्रेश होकर बैठेंगे तो ये एक्सपीरियंस कुछ अनोखा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं परमात्मा का दिया हुआ। और परमात्मा जितनी शुद्धता से, पवित्रता से इस ज्ञान को देते हैं, हम भी उसी प्रकार उसको स्वीकार करेंगे। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। तो जैसे हमने कोर्स के अंदर कहा था, आपके जो हमने फ्लायर बनाया था उसमें कहा गया है कि स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए, अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए, या कहो हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाले अनेक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम राजयोग मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं आप सभी को ये क्लियर करूं, आप में से कईयों को पहले पता भी होगा, दिस राजयोग मेडिटेशन इज नॉट सम फिजिकल योगा जिसमें हम कोई आसन करेंगे या कोई मुद्रा करेंगे या फिजिकली मैं आपको कोई चीजें करने के लिए कहूंगी। बस दिस मेडिटेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज जो परमात्मा सुप्रीम से हमें मिलता है। तो हम रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान को समझकर अपने थिंकिंग के अंदर चेंज लाना का प्रयास करेंगे। साथ साथ उसके आधार पर ही हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो ये जो हमारी लाइफ की सबकी प्रॉब्लम्स है, चाहे कोई स्ट्रेस हो किसी भी बात से कनेक्टेड, वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, या आपके और भी किसी स्टडीज से कनेक्टेड हो, करियर से कनेक्टेड हो, कोई भी स्ट्रेस हो या कोई भी बातें हो, प्रॉब्लम्स हो, इसका सारा अल्टीमेट अगर हम रूट कॉज ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन है, हमारी मन की सोच है जो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, निगेटिव होती जा रही है, हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। और राजयोग मेडिटेशन का प्रयास यही रहेगा इस ज्ञान का कि हम इस विचारधारा को सकारात्मक की तरफ ले चले, हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले चले, हम उन्हीं थॉट्स को पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज करें। और ये जो ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं अगले 7 दिनों में, तो हम ध्यान दे के हम एक एक बात को समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है समझो, या इन बिटवीन कोई बात समझ में नहीं आती है तो जैसे प्रफुल्ल भाई ने शुरू में सुनाया, हम कोर्स का सेशन पूरा होने के बाद हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर रखते हैं, तो आप उसी टॉपिक से कनेक्टेड ही क्वेश्चंस हमें पूछेंगे। हम बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो डे टू डे हम जो डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, उसी से कनेक्टेड आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपकी ये जर्नी बहुत इजी और स्मूथ रहे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आज के पहले टॉपिक पे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब भी हम आते हैं तो सबसे पहले परमात्मा द्वारा हमें अपनी खुद की पहचान मिलती है।
आप कहेंगे हम तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। डेफिनेटली हम अपनी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसका आधार एक बॉडी कॉन्शियस लेवल पर है। और परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो आध्यात्मिकता का स्रोत है, वो हमें कुछ और नजरिए से देखता है। और उसी नजरिए से जब हम खुद भी अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तभी हमारे विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है स्वयं की पहचान। तो मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके द्वारा मैं आपसे बातें क्लैरिफाई करती जाऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है स्वयं की पहचान। आज तक जो हम अपनी पहचान समझते आए हैं, उसका फाउंडेशन देखो क्या क्या था। या तो हम कहते थे मैं भारतवासी हूँ, या मैं यूरोपियन हूँ, या फिर मैं यूएस का हूँ। राष्ट्रीयता का आधार से या अपने नाम के आधार से हम किसी को भी अपनी पहचान देते हैं, तो 3 चीजें जरूर इंक्लूड करते हैं, नाम, धाम और काम। या कई बार हम अपनी योग्यताओं के आधार से अपनी पहचान को बना लेते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ या मैं फलानी हूँ। या पद पोजीशन के आधार से अपनी पहचान को बना लेते हैं, या मैं हिंदू मुस्लिम हूँ इस आधार से अपने को पहचान बना लेते हैं, या मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ऐसे कई जो विनाशी आधार है हम अपनी पहचान के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन परमात्मा हमें किस आइडेंटिटी से देखता है? परमात्मा कहता है ये जो सारी पहचान तुम अपने आप को सुनाते हो या दुनिया को बताते हो, ये सारी हमारी टेम्पररी पहचान है। तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? तो परमात्मा कहते हैं ये जो वास्तविक पहचान है, जो हम अपने आप को जब भी किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उसकी आकृति या उसका शरीर हमारे आंखों के आगे चला आता है। वो मेल फॉर्म में हो, फीमेल फॉर्म में हो, या यंग हो या बूढ़ा हो या जैसा भी हो, तो हम समझ लेते हैं कि यही मेरी पहचान है। तो वास्तविकता में आध्यात्मिकता ये कहती है कि हम कोई ये 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं हम हर कोई जन्म लेता है तो साथ साथ मृत्यु भी फिक्स होता है। जन्म लिया है तो मृत्यु अटल है, मृत्यु अर्थात इस शरीर का विनाश। तो कोई विनाशी पहचान मेरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये जो शरीर जो 5 तत्वों का बना है, इस दुनिया का एक नियम है, जो भी चीज 5 तत्वों से बनी है वो विनाशी है। हर एक चीज जो मुझे आंखों से नजर आती है वो 5 तत्वों की बनी है, जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक चीज विनाशी है। वैसे ही हमारा देह, वैसे ही हमारा शरीर जो 5 तत्वों का बना है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये भी विनाशी है। तो वास्तविक मेरी पहचान क्या है? इस शरीर के अंदर निवास करने वाली एक चेतना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ज्योतिर्बिंदु मैं आत्मा हूँ, जो मस्तिष्क के अंदर, विशेष करके ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मेडिकली कहा जाता है, उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है। वहां पर ये आत्मा निवास करती है, मस्तक मध्य में। लेकिन मेडिकली अगर ये डिफिकल्ट लगता है, और अगर हम सिंपल भाषा में कहें, जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो 2 आंखों के बीच में मस्तक मध्य में जहां पे हमें तिलक लगाया जाता है, वहां पर मैं आत्मा निवास करती हूँ। तो वास्तविक मैं कोई देह नहीं हूँ, लेकिन इस देह को चलाने वाली चेतना, ऊर्जा आत्मा हूँ। तो ये आत्मा का लोकेशन है। अब इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है? जैसे हम देखते हैं सीप के अंदर मोती मिलता है, वैल्यू मोती की होती है, न कि सीप को। सिर्फ मोती को होल्ड करता है और उसको वैल्यूएबल बनाता है। वैसे सीप अर्थात शरीर, तो मोती अर्थात आत्मा। दूसरा एग्जाम्पल कार और ड्राइवर का। कार है, लेकिन बिना ड्राइवर का कार को कोई फायदा नहीं है, हम उसके साथ ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। तो ड्राइवर भले कार का हिस्सा नहीं है, ही सेपरेट फ्रॉम द कार, लेकिन जब तक वो बैठता नहीं है, कार को ड्राइव नहीं कर सकता। वैसे शरीर तो है, लेकिन जब तक शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर चैतन्य नहीं हो सकता, शरीर की मूवमेंट्स नहीं हो सकती है, शरीर एक्टिवेट नहीं हो सकता है। तो आत्मा ड्राइवर है और शरीर कार है। तीसरा हम कहेंगे, अगर घर बना हो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसमें कोई रहने वाला नहीं हो, तो घर की भी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ये शरीर एक घर है और इसमें रहने वाला उस घर का मालिक, मकान मालिक
आत्मा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे मैंने कहा, शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है। ना उसको पानी धो सकता है, ना उसको कोई आग जला सकती है, ना उसको कोई मार और काट सकता है, क्योंकि शरीर विजिबल है, 5 तत्वों का है, जो जल सकता है, धुल सकता है। लेकिन आत्मा एक इनविजिबल आइडेंटिटी है, जो इन आंखों को कभी दिखाई नहीं देती है। आप भी कहेंगे कि हमने तो कभी आत्मा नहीं देखी और ना ही कभी दिख सकती है, ना आज तक कोई देख पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज दिखती नहीं उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस संसार के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका अस्तित्व हम अनुभव करते हैं। जैसे कि हवा है। कोई कहे हमें हवा दिखा दे, तो हम पकड़ के हवा को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको हवा को फील करने के लिए जरूर कह सकते हैं। हम उनको झाड़ के जो पत्ते हिलते हैं उसको दिखा सकते हैं कि हवा के कारण यह पत्ते हिल रहे हैं, या कोई भी चीज हिल रही है। हम उनको अनुभव करने के लिए कह सकते हैं। जैसे फूल है, फूल के रंग को हम देख सकते हैं, लेकिन फूल की खुशबू को हमें महसूस करना होता है। उसी तरह भले आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को हम खुद महसूस कर सकते हैं। और आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। और साइंस का एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर। आत्मा भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको कोई क्रिएट नहीं करता, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। फिर आत्मा शरीर का मालिक है, इन कर्मेंद्रियों की मालिक है, 5 इंद्रियों को चलाने वाली है। वास्तव में देख कौन रहा है? कई बार हमें लगता है हमारी आंखें देख रही है। हाँ, हम देखते जरूर आंखों के द्वारा है, सुनते जरूर कानों के द्वारा है, बोलते जरूर मुख के द्वारा है। लेकिन अगर हम अपने आंखों के आगे एक डेड बॉडी को लाएं, डेड बॉडी के पास भी आंखें हैं, डेड बॉडी के पास भी मुख है, डेड बॉडी के पास भी कान है, लेकिन उस समय ना वो देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है। अगर उस शरीर को आग में भी डाल देते हैं तो भी कोई उसमें उसको पीड़ा अनुभव नहीं होती है, दुख अनुभव नहीं होता है, ना मुख से कोई आवाज निकलती है। तो जरूर ये एहसास दिलाता है कि शरीर के अंदर कोई चेतना नहीं है, शरीर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन एक लिविंग बॉडी को जब हम देखते हैं, कुछ देखना होता है, तो हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, मुख का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, कानों को इस्तेमाल करते हैं आवाज सुनने के लिए। तो वास्तव में मस्तक मध्य में बैठी हुई मैं आत्मा इन आंखों द्वारा इस दुनिया को देखती हूँ, इन कानों द्वारा इस दुनिया की आवाज को सुनती हूँ, और मुख द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करती हूँ। तो सब कुछ करने वाली, जो फील करने वाली शक्ति है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शांति हो, चाहे अशांति हो, हर चीज को अनुभव करने वाली जो शक्ति है, वो मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। जैसे देखो, कई बार हमारे बोल में शब्द आते हैं जीवात्मा, या इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग जो शब्द है, ये लिविंग बीइंग के लिए या जिंदा इंसान के लिए कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में 2 शब्द आते हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन ये जो शब्द है, ये डिराइव हुआ है ह्यूमस से। ह्यूमस अर्थात मिट्टी। हम कई बार कहने में आता है शरीर मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि शरीर विनाशी है। तो ह्यूमस से निकला है शब्द ह्यूमन। लेकिन बीइंग इज समथिंग लिविंग। बीइंग एक ऐसी चीज है जिसमें अंदर चेतना है, जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर महसूसता की शक्ति है। एंड दैट बीइंग इज नथिंग बट आई द सोल, मैं आत्मा। और ये जो सोल शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है। सोर्स, अगर हम सोल का लॉन्ग फॉर्म देखें, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट इज नथिंग बट सोल। आत्मा एक एनर्जी है, जैसे मैंने कहा इनविजिबल है, लेकिन किस फॉर्म में है? एक चमकता हुआ सुंदर सितारा। जैसे हम आकाश में सुंदर सितारे देखते हैं और हर सितारे की अपनी अपनी चमक होती है, वैसे इस शरीर के अंदर विराजमान इस आत्मा की भी अपनी अपनी चमक है। हर आत्मा की अपनी चमक है, उसके गुणों के आधार से, उसकी धारणाओं के आधार से। तो मस्तक मध्य में एक सुंदर अजब सितारा चमकता है, और वो अजब सितारा और कोई नहीं लेकिन मैं आत्मा हूं, बीइंग।
समथिंग विच इज लिविंग, समथिंग विच हैज फीलिंग्स, उसके अंदर जो फील करने की क्षमताएं हैं। तो जीव प्लस आत्मा इक्वल टू जीव आत्मा, या ह्यूमन प्लस बीइंग इज ह्यूमन बीइंग। अब आत्मा शरीर के साथ कार्य कैसे करती है? शरीर के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं कि शरीर आंखों द्वारा देखता है, कानों द्वारा सुनता है, हाथों द्वारा कर्म करता है, पैरों द्वारा चलता है। हर ऑर्गन को कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है, जो आत्मा उस ऑर्गन को ड्राइव करके काम कराती है। लेकिन साथ साथ आत्मा को अपनी भी 3 सूक्ष्म शक्तियां कहो या सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। स्थूल कर्मेंद्रिया अर्थात शरीर की कर्मेंद्रिया, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिया या सूक्ष्म शक्तियां अर्थात आत्मा की शक्तियां। तो आत्मा भी जो बनी हुई है वास्तव में एक पैकेज है। जैसे शरीर है, अगर हम जब शरीर की बात करते हैं तो उसमें हाथ, पैर, नाक, कान, मुख सब कुछ आ जाता है ऑल टुगेदर। वैसे जब हम आत्मा शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें 3 शक्तियां समावित है, या इन तीनों सूक्ष्म शक्तियों को मिलाकर हम आत्मा कहते हैं। तो उसमें है पहला मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरे है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को मिलाकर हम आत्मा कहते हैं। और हमारे बोलचाल में कई बार शब्द आते हैं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है ना। कई बार हम बुद्धि की बातें करते हैं, ये तो बहुत बुद्धिशाली है, ये बुद्धिहीन है। कई बार हम संस्कारों की बात करते हैं, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसके संस्कार ठीक नहीं है। तो वास्तव में ये शब्द हम अपने आप से कई बार कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये 3 शक्तियां हैं कहाँ, कैसे कार्य करती है, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए हम इन शक्तियों से पूरी तरह से काम अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। तो आज हम ये समझें कि मैं आत्मा जो हूँ, मैं ही इन 3 शक्तियों का मालिक हूँ। ये मैं ही हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, और मेरे अंदर ही संस्कार समाये हुए हैं। तो चलो 1 सेकंड के लिए हम इसको फील करते हैं। आप आंखें बंद कर सकते हैं और कुछ सेकंड के लिए भूल जाएं कि आप ये शरीर है। ऐसे अनुभव करें, अपने आंखों के आगे अपने आप को ले आए और फील करें धीरे धीरे ये शरीर जैसे वैनिश हो गया है और सिर्फ मेरा चेहरा मुझे नजर आ रहा है। उसमें भी मस्तक मध्य में एक बहुत सुंदर सितारा नजर आ रहा है। अनुभव कीजिए अपने आप को, यही मेरी सत्य पहचान है। मस्तक मध्य में निवास करने वाली मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एक दिव्य शक्ति, मन को चलाने वाली, बुद्धि को चलाने वाली और संस्कारों द्वारा कर्म करने वाली। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन एक एक शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम कई बार मन की बातें करते हैं, लेकिन मन वास्तव में है क्या? मन में थॉट्स कहाँ से आते हैं, है ना? हम तो थॉट बहुत कुछ सोचते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, एंड एज पर देयर रिसर्च 1 मिनट में जब हमारी माइंड की जो स्टेट है, माइंड की जो अवस्था है, जब वो नॉर्मल होती है, ना हम बहुत स्ट्रेस्ड है, ना हम बहुत खुश हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा मन 1 मिनट में 30 से 40 थॉट को क्रिएट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे दिन में क्या हम 24 घंटा सोचते हैं या कुछ घंटा सोचते हैं? तो वास्तव में देखा जाए तो पूरा समय हम सोच रहे होते हैं। जब भी हम सोते हैं तभी मन में विचार चलते ही रहते हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो हर घंटे में 60 मिनट्स, और हर मिनट में अगर समझो 35 थॉट भी रखे तो ओवरऑल हम सारे दिन में 40 से 50 हजार थॉट्स को क्रिएट करते हैं। तो हम इतना ज्यादा सोचते हैं, ये हमको भी नहीं पता है। इसलिए कई बार हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं। थकते शरीर को रेस्ट ना देने की वजह से नहीं, लेकिन थकते हैं कि मन को रेस्ट नहीं देते हैं।
मन के द्वारा बहुत थॉट्स चलाते हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि ये मन कार्यान्वित है, 24 घंटे कार्यान्वित है और मन आत्मा की विचार करने की शक्ति है। तो मन में थॉट्स कहाँ से आते हैं? पहले तो इंद्रियों का प्रभाव, उस कारण मन में थॉट्स आते हैं। जैसे मैं किसी सीन को देखती हूँ, किसी व्यक्ति को देखती हूँ, तो उससे कनेक्टेड थॉट मेरे मन में आना शुरू हो जाता है। कई बार मेरी जो पूर्व मान्यताएं मैंने अपने मन में कहीं ना कहीं पकड़ के रखी है, जैसे अगर कुत्ता दिखाई दे तो कुत्ता काट सकता है, अगर ये मेरी मान्यता हो तो कुत्ता देखने के तुरंत बाद उस प्रकार के थॉट्स मेरे मन में आना शुरू हो जाता है। तो मेरे पूर्व मान्यताओं के आधार पर भी थॉट्स आते हैं। कई बार पूर्व स्मृतियां, पास्ट में जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे कनेक्टेड कोई भी बात मेरे सामने आती है तो वो मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाती है और वो थॉट्स मेरे मन में आना शुरू हो जाते हैं। और कई बार रचनात्मक क्रिएटिव थॉट्स मेरे मन के अंदर आते हैं, जो मैं खुद प्रयास करके कुछ ना कुछ नवीनता अपने थॉट्स में लाती हूँ और इस तरह से हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। तो अभी सवाल ये है, क्या मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाती हूँ? वास्तव में देखा जाए, अगर हम खुद को ऑब्जर्व करें सारा दिन में, तो कई बार हम देखते हैं हमारे अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कहीं ना कहीं मन हमें चला रहा है। और वास्तव में परमात्मा हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे मन के राजा हो, तुम तुम्हारे मन के मालिक हो, मन तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम जो सोचना चाहो वो सोच सकते हो, जितना सोचना चाहो उतना सोच सकते हो, और जब किसी सोच को फुल स्टॉप लगाना चाहो तुम लगा सकते हो, है ना। तो हम मन के मालिक है और मन हमारे विचार करने की शक्ति है। तो जैसे हमने देखा विचारों का स्रोत तो देखा, अब विचारों की क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी भी देखी हमने, 40 से 50,000 सारे दिन में हम थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या होती है? तो विशेष रूप से मन के विचारों को कैटेगराइज किया है, सकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक थॉट्स, आवश्यक विचार और अनावश्यक विचार, जिसको हम व्यर्थ भी कहते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे सारे दिन में जो भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं, या तो वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चाहे खुद के प्रति चाहे औरों के प्रति, या कई बार वो नकारात्मक होते हैं, या खुद के या औरों के प्रति, या कई बार आवश्यक होते हैं। आवश्यक थॉट्स अर्थात डे टू डे रूटीन से रिलेटेड थॉट, ना जो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, ना वो बहुत व्यर्थ है, लेकिन जरूर काम के है कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे मुझे ऐसा करना है, या मुझे इनसे मिलना है, ये बात करनी है। ये जो हम कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं मन के अंदर, तो इसको हम आवश्यक विचार कहते हैं, क्योंकि जब तक ये विचार भी ना आए तब तक हम कार्य में नहीं आ सकते हैं। तो ये है आवश्यक। फिर अनावश्यक विचार कौन से, व्यर्थ विचार कौन से? जो विचार न कि सकारात्मक है, ना ही वो नकारात्मक है, और ना ही वो आवश्यक है, लेकिन हमारे टाइम वेस्ट करने वाले थॉट्स है। जैसे हम किसी और को देखते हैं, उसके प्रति सोचना शुरू करते हैं, ये ऐसे क्यों दिखता है, ये ऐसे क्यों चलता है, इसने ऐसा क्यों पहना है, विच इज नन ऑफ माई बिजनेस, लेकिन अननेसेसरी मैं अपनी थॉट एनर्जी को वहां खर्च करती हूँ। तो ऐसे थॉट्स को हम व्यर्थ थॉट्स कहते हैं। तो सारे दिन में हम ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी बैठ के, जैसे अभी भी हम कर लेते हैं, 1 मिनट साइलेंस में चले जाएंगे, पुनः अपने मन को ऑब्जर्व करें, अपने मन के साथ बड़े प्यार से बात करें। हे मन, तू क्या सोच रहा है? क्या तू जो सुनाई दे रहा है उसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है, या और कोई थॉट्स ऑफिस जाने से कनेक्टेड या कहीं और जाने से कनेक्टेड, वो थॉट्स तुम्हारे मन में आ रहे हैं? चेक करें अपने मन को, बड़े प्यार से बात करें, और फिर मन को बड़े प्यार से ये भी समझाए, हे मन, चल आजा वर्तमान में, जो हमें सुनाई पड़ रहा है वो हमारा काम का है, क्यों ना हम इसके ऊपर ध्यान दें, इसको समझें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप मन को चेक करते हैं और अपने
निर्णय अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको चेंज करते हैं, तो मन भी आपकी बात मानता है और सच में हम अनुभव करना शुरू करते हैं कि मन तो मेरे कंट्रोल में है। अब हम देखते हैं बुद्धि का कार्य क्या होता है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को क्या करना है, कब तक करना है, कुछ नहीं पता होता है। वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, कब तक खेलना है, उसके बाद क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन बुद्धि एक माँ की तरह है जो बच्चे को हमेशा गाइड करती रहती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बुद्धि क्या काम, मन का काम है सोचना, लेकिन बुद्धि का काम है इसको डायरेक्शन देना। मन बच्चे की तरह सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, लेकिन माँ का काम होता है बच्चे को डायरेक्ट करना। तो वैसे हम सोचते बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम देखें, हम जितना सोचते हैं उतना हम कार्य में नहीं आते। तो हम वही करते हैं जो उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करना, इम्पोर्टेंस को समझना, उसमें डिफरेंशिएट करना, पहचानना कि मेरे लिए अब क्या करना ज्यादा राइट होगा। समझो, इस वक्त मेरे पास 3-4 चॉइसेस है। या तो मैं कोर्स करूं, या तो मैं कुछ और पर्सनल काम है वो कर लूं, या तो मैं कहीं जाने की तैयारी करूं, या तो मैं व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई करूं, या तो किसी को ईमेल करूं, या कोई मुझे मिलने के लिए आया है उसको अटेंड करूं। आई हैव अ मल्टीपल चॉइसेस। बट मन आपको चॉइसेस दे देगा, लेकिन बुद्धि ये निर्णय करेगी मेरे लिए इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस को समझना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, उसको चूज करना, ये काम है बुद्धि का। उसका विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, और फिर उसको कार्य तक, कर्म तक लेकर आना, ये बुद्धि के कार्य है। तो मन सोचने का काम करता है, तो निर्णय करने का काम करता है बुद्धि। फिर हम देखते हैं अगला है संस्कार। मन ने तो काफी कुछ सोच लिया, बुद्धि ने उसमें से कुछ फिल्टर कर लिया, प्रैक्टिकली क्या करना है, प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है, फिर हम कर्म में आते गए। और जब हम किसी एक प्रकार के डिसीजन को बार बार रिपीट करते हैं, कर्म में रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट्स बनती जाती है, संस्कार बनने लगते हैं। हैबिट्स को ही हम कहते हैं संस्कार। जो कार्य हम बार बार करते हैं वो धीरे 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 संस्कार के रूप में हमारे अंदर फीड होते जाते हैं। जैसे एक सीडी के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वैसे वो संस्कार मुझ आत्मा में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो संस्कार अर्थात कर्मों को रिकॉर्ड करने की शक्ति, जो कर्मों को हम बार बार रिवाइज करते हैं। तो संस्कारों में भी कुछ टाइप्स हैं। हम देखते हैं हर आत्मा अलग अलग क्यों है, हम हर इंडिविजुअल, हम कैसे एक दूसरे से अलग अलग है। वास्तव में हम देखते हैं 700-800 करोड़ पॉपुलेशन है वर्तमान समय, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि वही फीचर्स है, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हर आत्मा दूसरी आत्मा से अलग है। तो ये अलग होने का मुख्य कारण है संस्कारों में, मन, बुद्धि और संस्कारों में रहा हुआ अंतर। वो क्या अंतर है? अगर हम संस्कारों की ही बात करें तो हर आत्मा में अपने अपने संस्कार है। तो कुछ संस्कार जो है वो पूर्व जन्म के संस्कार है। जैसे आजकल हम देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे बचपन में ही संस्कृत के श्लोक को कंठ करना शुरू कर देते हैं। बचपन में ही हमने देखा 9 साल के एक बच्चे ने कोई सर्जरी कर दी, जबकि उसके पास कोई मेडिकल नॉलेज है ही नहीं। फिर हम देखते हैं ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे अलग अलग, अब आजकल हम देखते हैं टीवी के अंदर भी जो शोज होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सुंदर गीत गाते हैं, अच्छे डांस करते हैं, जबकि इस जन्म में उनको तो कोई अच्छी ट्रेनिंग दी भी नहीं गई। तो ये हमें बताता है कि आत्मा पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर आई है। उसने अपने पूर्व जन्म में इस कार्य को इतनी बार रिपीट किया है कि वो संस्कारों के रूप में उस आत्मा में फीड है, जो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो हमारे अंदर जो कुछ संस्कार होते हैं वो कुछ संस्कार पूर्व जन्मों के होते हैं। फिर दूसरे संस्कार, जब हम नए जन्म में आते हैं, नए माता पिता के पास जन्म लेते हैं, नया शरीर मिलता है, नई फैमिली मिलती है। वास्तव में हम देखते हैं आत्मा की जर्नी तब शुरू होती है जब माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। 4 या 5 महीने में जब माँ का गर्भ तैयार हो जाता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, उसमें कुछ मूवमेंट शुरू हो जाती है। तब आत्मा की वास्तव में नई जर्नी शुरू होती है। उसको नया शरीर भी मिलता है, नए माता पिता भी मिलते हैं, नई फैमिली भी मिलते हैं,
और नए माता पिता द्वारा नए संस्कार भी मिलते हैं। तो ये भी कुछ संस्कार होते हैं जो हमें बचपन से अपने माता पिता या फैमिली या जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वहां से हमें मिलते हैं। तो वो एक प्रकार के संस्कार होते हैं। तीसरे प्रकार के संस्कार जब हम बड़े होते हैं और जिस प्रकार की कंपनी में हम रहते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो रिश्तेदारों का संग हो, तो जिनके संग में रहते हुए हम कुछ बातों को अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो वो भी एक प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में डेवलप हो जाते हैं। फिर चौथे प्रकार के संस्कार है वर्तमान कर्म। वर्तमान में मैं अपने लिए क्या ऑप्शन चूज करती हूँ, क्या सिलेक्ट करती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई ऐसा संग मिला है जो कुछ थोड़े बिगड़े हुए हैं, जैसे अगर मैं समझो कॉलेज में जाती हूँ और कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जिनके संस्कार किसी के टॉन्टिंग करने के हैं, किसी को गिराने के हैं, और ऐसे आत्माओं का संग मुझे मिलता है, आई हैव अ चॉइस कि मुझे इन लोगों के संग में रहना है या नहीं रहना है, इनके जैसे साथ रहकर इनके जैसे संस्कारों को अपनाना है या नहीं अपनाना है। तो वर्तमान के हमारे जो डिसीजंस है वो भी हमारे संस्कारों में ऐड होते जाते हैं, उसी अनुसार हमारे कर्म बनते जाते हैं। तो सारे संस्कार किसी के दिए हुए नहीं होते हैं, कुछ संस्कार हम खुद चूज करते हैं वर्तमान के कर्मों अनुसार। और पांचवे संस्कार जो आत्मा के मूलभूत संस्कार हैं, जो हर मनुष्य आत्मा में ये संस्कार अविनाशी रूप में या इनबिल्ट रूप में है ही है, और वो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जिनसे अभी हम अवगत होंगे। तो इन 5 प्रकार के संस्कार हर एक आत्मा के अंदर है। तो हर एक आत्मा पूर्व जन्म से कहाँ कहाँ जर्नी करके आई है, क्या क्या सीख कर आई है, क्या क्या किन किन बातों का इम्पैक्ट उस आत्मा के ऊपर हुआ है। जैसे हम देखते कोई छोटे बच्चे होते हैं, पानी से बचपन से ही डरते हैं, जबकि बचपन से पानी के साथ उसके कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी में डूबकर हो गई हो, तो इस जन्म में आते ही उसको पानी से डर लगता है। तो ऐसे हम देखते हैं किसी को किसी कारण से डर लगना, किसी कोई एक इनसिक्योर फील करना, ये सब बातें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्टोर जो संस्कार होते हैं उस अनुसार हमारे अंदर ये चेंजेस दिखाई देते हैं, और इसी कारण हम हर आत्मा एक दूसरे से अलग है। तो संस्कार किस रूप में होते हैं? हमारी स्मृतियां, हमारी आदतें, हमारी वृत्तियां, हमारी विशेषताएं और हमारे स्वभाव। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं, तो इस साइकिल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरू में मन में थॉट्स आते हैं, वो पूर्व मान्यताओं के आधार से हो सकते हैं, हमारे कल्पनाएं हो सकती हैं, हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है, या हम जो कुछ कर्मेंद्रिय द्वारा देखते हैं उस अनुसार हो सकता है। तो पहले मन में थॉट्स आते हैं, फिर जब थॉट्स आते हैं तो उन थॉट को कर्म में लेकर आना है या नहीं आना है, ये डिसाइड करती है बुद्धि। तो मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना, ये थॉट्स एज ए इनपुट बुद्धि के पास जाते हैं, फिर बुद्धि निर्णय शक्ति तराजू दिखाया है, बुद्धि निर्णय करती है ये करना राइट है या नहीं है। तो बुद्धि जो डिसीजन देती है अकॉर्डिंगली हम कर्म में चले आते हैं। और फिर जब हम कर्म में, एक बार कर्म करने से कोई संस्कार नहीं बनता है, लेकिन मैं जब एक ही प्रकार के विचार और एक ही प्रकार के डिसीजन को बार बार रिपीट करती हूँ और कर्म तक लेकर आती हूँ, तो वो मेरे संस्कार बन जाते हैं, और फिर संस्कार आत्मा में स्टोर हो जाते हैं, जो पुनः विचार निर्माण करने का एक आधार हो सकता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो अगर समझो मुझे आत्मा को अपने कुछ पुराने संस्कार, कुछ खराब संस्कार, चाहे झूठ बोलने के हो, चाहे छिपाने के हो, चाहे चोरी करने के, छोटी छोटी चोरियां करने के संस्कार, ऐसे कोई भी संस्कार जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, अगर वो ब्रेक करने हैं तो मुझे उसकी शुरुआत अपने मन से करनी पड़ेगी। पहले मन के अंदर वो थॉट क्रिएट करने पड़ेंगे कि मुझे आज से ये संस्कार नहीं चाहिए, और इस संस्कार को मिटाने के लिए अब मुझे अपने कुछ थॉट के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने डिसीजन के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, फिर उस कर्म के अंदर परिवर्तन लाने पड़ेगा जो वो पुराना संस्कार मिटा दे। और धीरे धीरे जब अटेंटिव होके मैं अपने इन मन की सोच के ऊपर, निर्णय के ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देती हूँ, तो बार बार अच्छे कर्म दोहराने से मेरे पुराने वाले संस्कार मिट जाते हैं। इस तरह से ये आत्मा का जो लेसन है, ये आत्मा की जो स्मृति है, मुझे मदद करती है कि मैं अपने संस्कारों के भी मालिक हूँ, और मैं अपने पुराने संस्कारों को चेंज कर सकती हूँ। ये शक्ति मेरे अंदर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
बुद्धि से करेक्ट निर्णय लेने के लिए मुझे इन दोनों में, तीनों में सबसे शक्तिशाली है बुद्धि, क्योंकि मन थॉट्स कुछ भी दे सकता है, लेकिन बुद्धि के पास हमेशा चॉइस रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर हम बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर करें तो ये बुद्धि इतनी सत विवेक बुद्धि बन जाती है, जो अगर मन गलत थॉट्स भी दे तो उसको परिवर्तित करके उसको सत्य के आधार से सही निर्णय देती है, सही कर्म करवाती है, और हमारे संस्कार भी अच्छे बदलते जाते हैं। अब जो हम आत्मा के अविनाशी संस्कार की बात कर रहे थे, जो हर एक आत्मा के अंदर इनबिल्ट रूप में है ही है, वो है आत्मा के 7 दिव्य गुण। उसमें से एक गुण है शांति, जो हम हर आत्मा की प्यास है। वास्तव में हम कभी अपने आप को पूछे, अभी भी आप आंखें बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए और अपने आप से पूछे, मुझे इस जीवन यात्रा के अंदर क्या चाहिए? वास्तव में मेरी प्यास क्या है? सफलता, नाम मान शान, गाड़ी बंगला, क्या ये मेरी प्यास है? या शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, ये मेरी प्यास है? तो आपके दिल के अंदर से एक आवाज आएगी कि मुझे सुकून भरा जीवन चाहिए, मुझे शांति से संपन्न जीवन चाहिए, मुझे प्रेम से भरा हुआ जीवन चाहिए, मुझे शुद्धि से, पवित्रता से भरा हुआ जीवन चाहिए। तो ये हमारी वास्तविक प्यास है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल गुण है। मुझ आत्मा में ये गुण ऑलरेडी है, मुझे बस उन तक पहुंचना है और उनको कार्यान्वित करना है। आज हम देखते हैं, आज हमें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए। हम अपने आप को बाहर की तरफ ले चलते हैं। वास्तव में देखा जाता है ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये आंतरिक जगत की यात्रा है। आध्यात्मिकता आपको बाहर की दुनिया से खींचकर अपनी अंदर की दुनिया की तरफ ले चलती है, जहां पर ये सारे खजाने हमें प्राप्त होते हैं। वास्तव में शांति मेरे मन के अंदर ही है, खुशी मेरे अंदर है, सत्य प्रेम मेरे अंदर है, सत्य ज्ञान मेरे अंदर है। बस वो एक जर्नी है जहां से मुझे अपने आप को इन दिव्य गुणों की तरफ ले चलना है। तो ये हम आज सीखेंगे और अनुभव भी करेंगे। तो वास्तव में आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो शांति में रहने के हैं। आप देखो, अगर आपको कोई कहे आप बहुत गुस्सा करो, हम आपको पूरा फ्रीडम देते हैं, लेकिन कोई कितना भी फ्रीडम दे, हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुस्से से बात करने के बाद खुद ही रुक जाएंगे और कहेंगे मुझे शांति में रहने दो, मुझे शांति से बैठने दो। क्योंकि गुस्सा, क्रोध ये मेरा नेचुरल संस्कार नहीं है, लेकिन शांति मेरा नेचुरल संस्कार है। नफरत करना ये मेरा नेचुरल संस्कार नहीं है, लेकिन प्रेम से चलना ये मेरा नेचुरल संस्कार है। दुखी रहना ये मेरा नेचुरल संस्कार नहीं है, लेकिन खुशियों में जीवन बिताना ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा नेचुरल नेचर है। तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, परमात्मा हमें ये बताता है कि हे आत्मा, ये सारे खजाने तुम्हारे अंदर ही है। तुम बस अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ, और ये सारे गुण हमारे विचारों द्वारा, हमारे बोलों द्वारा और हमारे कर्मों द्वारा कार्यान्वित हो जाएंगे, प्रवाहित होते रहेंगे। तो इसी का अभ्यास भी हम करेंगे। अब जब हमें ये ज्ञान मिला है कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली एक चेतना आत्मा हूं, तो हम देखते हैं कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है स्मृति परिवर्तन से। अब तक हम बॉडी कॉन्शियस थे, अब तक मैं अपने आप को नाम से, अपने प्रोफेशन से, अपने बैकग्राउंड से, अपने पद पोजीशन से जानती आई हूँ, लेकिन अभी से मैं अपनी स्मृति में चेंज लाती हूँ। मैं अब अंदर में अपने आप को ये पक्का कराती हूँ, ये जो मैं बाहर दिख रही हूँ ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, लेकिन ये जो अंदर में बैठी हूँ मस्तक मध्य में, आत्मा, चेतना, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार,
मैं वो हूँ, आत्मस्मृति। तो देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन, जब हम खुद को देह समझते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कंपैरिजन करने की बात निकल आती है। हम एक दूसरे के साथ स्वयं को कंपेयर करना शुरू करते हैं, क्योंकि देहिक बातें देह को देह से कंपेयर कराते हैं। वो ज्यादा गुड लुकिंग है या मैं हूँ, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है या मेरी, उसका ड्रेस अच्छा है या मेरा। न चाहते हुए भी ये कंपैरिजन हमारे मन में आना शुरू हो जाती है। लेकिन वेर एज मैं जब उस सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, तो जो मेरे ओरिजिनल गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, वैसे उस सामने वाले के भी वही गुण है। जैसे मुझे विस्मृति हो गई थी कि ये मेरे नेचुरल संस्कार है, मैं इनसे संपन्न हूँ, वैसे सामने वाले को भी ये विस्मृति हो गई है। और इस कारण उसके अंदर हो सकता है थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी नफरत है। लेकिन जब मैं आत्मिक दृष्टि से उसको देखती हूँ तो मुझे उसको वो जो है जैसा है स्वीकार करने की वृत्ति डेवलप हो जाती है। मैं खुद को भी स्वीकार करती हूँ कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ, वैसे सामने वाले को भी मैं स्वीकार करना शुरू करती हूँ कि वो भी जो है जैसे है अच्छे हैं। तो ये आत्मिक स्मृति से परिवर्तन आता है। फिर दैहिक स्मृति हमें डिवाइड करती है, धर्म के आधार से डिवाइड करती है, जाति के आधार से डिवाइड करती है, स्टैंडर्ड के आधार से डिवाइड करती है। लेकिन जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हम एक हो जाते हैं कि मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हम हर एक को उस आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। और हर एक की प्यास वही है, शांति, सुख, आनंद। तो हम जैसे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और हमारे अंदर यूनिटी आना शुरू हो जाता है। तीसरा चेंज हम देखते हैं कि जब हम देह समझते हैं तो हम इच्छाओं के अधीन होते हैं कि मुझे ये पाना है जीवन में, मुझे ये करना है, ये करना है। और हम कर्म इच्छाओं के अधीन होने के कारण कर्मेंद्रियों के भी अधीन हो जाते हैं। न चाहने वाली चीज भी देख लेते हैं, न बोलने वाली भी चीज बोल देते हैं, न सुनने वाली चीज भी सुन लेते हैं। लेकिन जब मुझे ये स्मृति आती है कि मैं तो इस मकान का मालिक, कर्मेंद्रियों का मालिक आत्मा हूं, तो मैं अब कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होती हूँ, लेकिन कर्मेंद्रियों को राइट दिशा से चलाती हूँ। मुझे वही देखना है जो मेरे लिए राइट है, मुझे वही सुनना है जो मेरे कानों के लिए अच्छा है, मुझे वही बोलना है जो सुखदायी बोल हो। तो धीरे धीरे मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाता है और मैं कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाती हूँ। फिर जब मैं देह समझती हूँ तो मृत्यु का भय आ जाता है, क्योंकि मैं समझती हूँ इस देह के साथ ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने हमें जो आत्मिक स्मृति दिलाई है वो ये बताता है कि मैं तो कभी मरती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, तो मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मैं मरती नहीं हूँ, लेकिन एक कॉस्ट्यूम छोड़कर दूसरे कॉस्ट्यूम में एंटर करती हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन है, एक्टर तो हमेशा अमिताभ बच्चन ही रहेगा। कभी कुली मूवी में जाकर कुली की एक्टिंग करेगा, कभी डॉन मूवी में जाकर डॉन की एक्टिंग करेगा। रोल पूरा होगा लेकिन वो एक्टर खत्म नहीं होगा, अमिताभ बच्चन हमेशा अमिताभ बच्चन ही रहेगा। वैसे परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर चीज बताई है, हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। हम एक्टर कभी मरते नहीं हैं, लेकिन हर जन्म में एक नया रोल प्ले करते हैं। रोल खत्म होता है लेकिन सोल कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए हमारे मन से मृत्यु का भय भी निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं वास्तव में हमारे स्ट्रेस के यही सारे कारण होते हैं। जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं, या तो हम सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। कई बार हम आपस में जब बट जाते हैं तब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। हम इच्छाओं के अधीन होने के कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, अपेक्षाएं बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, मृत्यु के डर से भी कई बार हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन जब हम आत्मा समझते हैं तो अपने आप इन सारे स्ट्रेस से हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता, और मैं कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ, इच्छाओं के मालिक हूँ, मैं कोई अधीन होने वाली चीज नहीं हूँ, और मैं सबको प्यार से स्वीकार करती हूँ। और जब मैं हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखकर स्वीकार करती हूँ तो नेचुरली मेरे अंदर जो हमारे स्वीकार करने की वृत्ति बढ़ने के कारण हमारे रिलेशनशिप अपने आप अच्छे होने लगते हैं। हम हर कोई से पॉजिटिव रीति से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो आत्मिक स्मृति कब रखें?
कभी भी जो भी कर्म हम सारे दिन में कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, उस समय हम अपने आप को बीच बीच में याद दिलाते रहे कि ये शरीर कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा भोजन बना रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा अपनी शांति की स्थिति में अपना कार्य कर रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा शरीर को आराम दिला रही हूँ। तो ये स्मृति मुझे सारा दिन बीच बीच में स्वयं को दिलाते रहना है। तो चलिए कुछ मोमेंट्स के लिए हम इस आत्मिक स्मृति को अनुभव करें, मेडिटेशन का एक सुंदर अनुभव हम करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं बहुत अलर्ट रीति से बैठ जाए। अगर आप सोकर सुन रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप उठकर बैठ जाए, अलर्ट होके बैठे, साथ साथ कंफर्टेबल भी बैठे, हमें कोई आसन नहीं लगाना है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं अलर्ट होके पीठ सीधी करते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स करें और अपना सारा ध्यान स्वयं के मस्तक मध्य में केंद्रित करें, जहां हमें तिलक लगाया जाता है, और देखें अपने सत्य स्वरूप को मन की आंखों के द्वारा। इस मस्तक मध्य में दो आंखों के बीच में निवास करने वाली मैं एक सुंदर चेतना आत्मा हूं। अनुभव कीजिए अपने सत्य स्वरूप को। मैं कोई देह नहीं हूं, लेकिन इस देह को चलाने वाली आध्यात्मिक शक्ति आत्मा हूं, जो इस शरीर द्वारा हर कर्म करती है, जो मन के द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा निर्णय करती है, संस्कारों के आधार पर कर्म करती है, वो मैं आत्मा हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर शांत है। आई एम अ पीसफुल बीइंग। एक्सपीरियंस कीजिए मेरा मन बहुत शांत है, मन में कोई हलचल नहीं, कंप्लीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस। इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। मुझे कोई बाहरी बात अशांत नहीं कर सकती। मैं अपने मन की मालिक हूं। मेरा मन बहुत शांत है। सारा दिन अपने आप को इस शांति की स्मृति दिलाते हुए मैं हर एक के साथ व्यवहार करती हूँ, जो बिल्कुल शांत पूर्वक व्यवहार है। हर एक से मेरे इंटरेक्शन बहुत पीसफुल है। मेरे द्वारा ये शांति के वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में फैल रहे हैं। मेरे घर का वातावरण भी धीरे धीरे पीसफुल होता जा रहा है। घर में रहने वाले भी मेरे से इस शांति के वाइब्रेशंस को अनुभव कर रहे हैं। उनका मन भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और सभी आपस में बहुत शांति से व्यवहार कर रहे हैं। आज सारा दिन स्वयं को इन्हीं स्मृतियों से सजा कर रखूंगी कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर एक से शांति से व्यवहार, शांति से बातचीत, हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभकामना।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज जो बातें समझाई उसको ध्यान से सुना भी होगा, समझा भी होगा, साथ साथ एक्सपीरियंस भी किया होगा। फिर भी सुनते सुनते आपके मन में आज के लेसन से कनेक्टेड कोई भी सवाल हो तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपके मन में कोई भी शंका हो। तो आज का ये सोल का लेसन आज आप होमवर्क भी लेके जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने का है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप आज बार बार अपने मन के साथ बातें करते रहें। बीच बीच में जैसे ही आपको याद आए कि मुझे अपने मन के साथ बात करनी है, तो जो भी काम कर रहे हैं 1 मिनट के लिए अपने आप को उस काम से डिटैच कर ले, या आप कहीं भी एकांत में बैठे, ऑफिस में बैठे, गाड़ी ड्राइव कर रहे या कुछ भी कर रहे, अपने आप मन के साथ प्यार से बात कीजिए। मन को बोलिए कि हे मन, तू क्या सोच रहा है। फिर देखिए कि मन किस किस दिशा में भाग रहा है। पॉजिटिविटी की तरफ भाग रहा है, नेगेटिविटी की तरफ भाग रहा है, व्यर्थ की तरफ भाग रहा है या सिर्फ आवश्यक बातों में उलझा हुआ है। तो धीरे धीरे अपने मन को डायरेक्शन दीजिए। हे मन, चल हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। जैसे अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो हम मन को कह सकते हैं, हे मन, यहाँ जितने भी लोग दिखाई दे रहे सबका मन हम शांत करते हैं। चलो हम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो इस तरह से आप मन को बहुत अच्छी तरह से गाइड करके चेक करें, चेंज करें और सारा दिन इसी स्मृति में अपने आप को ले जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, बहुत शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। और इसी स्मृति के साथ हम हर एक के साथ व्यवहार करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। तो चैट विंडो पर एक सवाल आया है, लेट मी रीड आउट। We know we all look different, so is the way everyone looks dependent on its past karma? Yes, वास्तव में कहा जाए दुनिया के अंदर एक फेस रीडिंग भी टेक्निक होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना सही होता है, लेकिन जहां तक समझ में आता है कि हमारे फेस के फीचर्स भी जो होते हैं वो हमारे नेचर के अनुसार होते हैं। फीचर एंड नेचर, देयर इज अ कनेक्शन। नेचर इज अ सटल थिंग जो सोल के साथ कनेक्टेड है और फीचर्स इज कनेक्टेड विद द बॉडी। तो एज पर योर नेचर योर फीचर्स ऑल्सो डेवलप। इसलिए कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं दिखते हैं और ना ही दो इंसानों के नेचर एक जैसे होते हैं। होप दैट क्लैरिफाइज यू। फिर और एक सवाल है, डज सोल कॉन्शियसनेस अलाउज यू यूज टू हैव गुड विशेस, गोल, लिविंग ऑफ माई पर्पस और हेल्पिंग अदर्स? 100%। क्योंकि सोल कॉन्शियस लेवल में हमने जो बेनिफिट्स देखे कि सोल कॉन्शियस लेवल पर हम सबको एक तरह से देखना शुरू करते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस लेवल पे होते हैं तो ये पियून है, ये वॉचमैन है, ये सीईओ है, ये मैनेजर है, हम रोल में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते, ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है। बट व्हेन वी कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल कॉन्शियसनेस, एवरी सोल, वट एवर रोल दैट सोल इज प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, चाहे वॉचमैन का रोल प्ले कर रहा है, चाहे रिसेप्शनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, चाहे सीईओ का रोल प्ले कर रहा है, चाहे पिता का रोल प्ले कर रहा है, बट प्ले करने वाली सोल है और हर सोल की डिमांड शांति, प्रेम, एप्रिसिएशन यही है। तो इस फॉर्म में रहते हुए, सोल कॉन्शियस लेवल पर रहते हुए अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो वो व्यवहार हमेशा पॉजिटिव ही होता है और उस व्यवहार से हम हमेशा एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं और हमारे मन से हमेशा शुभ भावनाएं निकलती है। तो ये फायदा होता है हम सोल कॉन्शियस लेवल पर जब रहते हैं, तो नेचुरली गुड विशेष हमारे मन से हर एक के लिए निकलती है। और एक सवाल है, जैसा आपने बताया बुद्धि सही निर्णय लेता है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उस समय क्या करें? ये बात बहुत अच्छी है। बुद्धि के पास जब ज्ञान की कमी हो जाती है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो वास्तविक ये जो ज्ञान हम 7 दिनों में प्राप्त करने जा रहे हैं, ये ज्ञान आपके बुद्धि को स्टेबलाइज करने में, डायरेक्ट करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि बुद्धि को निर्णय करने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान की कमी जब होती है तो बुद्धि कंफ्यूजन मोड में आ जाती है।
तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपका माइंड स्टेबल होता जाएगा, बुद्धि स्टेबल होती जाएगी, बुद्धि में क्लैरिटी आती जाएगी हर बात की। जैसे अंधकार होता है तो चीजें दिखती नहीं है, लेकिन प्रकाश आ जाता है तो हर चीज क्लियर दिखती है और हम कभी भटकते नहीं है। तो ज्ञान एक प्रकाश है जो आप रोज लेते रहेंगे, तो आपकी बुद्धि कंफ्यूजन मोड में से निकलकर क्लियर मोड में आ जाएगी और सही रीति से आपको डिसीजन लेना भी शुरू कर देंगे। सच और आनंद में क्या डिफरेंस है? सुख और आनंद, आई थिंक इट मस्ट बी सुख और आनंद होगा। सुख कई बार कर्मेंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे मैंने आंखों ने बहुत सुंदर ग्रीनरी देख ली, कुछ सुंदर नेचर का दृश्य देख लिया, तो आंखों द्वारा हम सुख को अनुभव करते हैं। मुख को कोई पसंदीदा चीज खाने को मिली, हम एकदम खुश हो जाते हैं, मेरी पसंदीदा चीज आ गई, बट दिस इज टाइम बिंग सुख। आनंद एक ऐसी चीज है विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सुख, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। तो आनंद इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द सेंसेस। कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं आनंदित हूँ, कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है इसलिए मैं आनंदित हूँ, नहीं। लेकिन मैं अच्छी ओम शांति, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहन जी आएंगे। तब तक हम 2-3 मिनट के लिए अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हैं। ओम शांति। सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो जो आप पूछ रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन 100% आपको एक सुंदर बेहतरीन जीवन बनाने के लिए मोटिवेट करेगा, तो आपको आपके जीवन का लक्ष्य 100% मिल जाएगा। ओके, और किसी ने पूछा है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के कंटेंट सेम होते हैं? यस, दे आर सेम। जो ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेस्ट टू गो टू योर नियर बाय सेंटर एंड डू द ऑफलाइन कोर्स। और एक सवाल है, सम सोल्स डू नॉट नीड टू, एक मिनट, some souls do not need to work hard, they get success easily, while other souls need to work hard at every step in their life. So is this related to past karmas? Yes, it is related to past karma. At the same time, it is related with the present karma as well. तो जब हम कर्म फिलोसॉफी का लेसन डिस्कस करेंगे, that time we will clarify more on this. क्या हम आत्मा के पुराने कर्मों का वर्तमान बैलेंस मालूम कर सकते हैं? ऐसे तो कोई डायरेक्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन हमें जो भी प्राप्तियां होती है हमारे वर्तमान जीवन में, वो हमारे कर्मों के आधार से ही होती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम गेटिंग इन माय प्रेजेंट। अगर मुझे अच्छी बातें मिल रही है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा करियर मिल रहा है, अच्छी बुद्धि मिली है, ये मेरे अच्छे कर्मों का ही रिटर्न है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप में बहुत तनाव है, प्रॉब्लम्स है, करियर में प्रॉब्लम्स है, अगेन दैट इज डिपेंडेंट ऑन माय थॉट प्रोसेस एंड माय कर्मास। तो हम अपने चिंतन को चेंज करके, हम अपने थॉट्स को चेंज करके हमारे लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। What happens at physical center of Brahma Kumaris and how to find nearest one? आप गूगल में जाएंगे, आप ब्रह्मा कुमारीज टाइप करना और आपका शहर और आपकी लोकेलिटी वो टाइप कर देना, तो आपका नियर बाय सेंटर आप गूगल ही बता देगा। उसका पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, मैप भी आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप नियरेस्ट सेंटर पे पहुंच सकते हैं और इस राजयोग कोर्स का लाभ ले सकते हैं। डिस्कशन नहीं ले पाते हैं क्या आत्म, इट मस्ट बी डिसीजन, क्या आत्मा या चिंतन से हो सकता है क्या? तो जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे जैसे आपकी ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी डिसीजन पावर बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होती जाएगी और राइट समय पर आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। मैम, अगर हम हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रेडिएट करें, क्योंकि हमें अब सोल कॉन्शियस पता है, लेकिन अगर सामने वाले लोग अनअवेकन्ड हो, मटेरियलिस्टिक हो और उनके थॉट्स नेगेटिव हो, तो हम शांति कैसे स्प्रेड कर सकते हैं?
उनकी निगेटिविटी भी तो हमें इम्पैक्ट करेगी। यस, अभी आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, ज्यादा ताकत किस में है, पॉजिटिव थॉट्स में या नेगेटिव थॉट्स में, या आप प्रयोग करके देखिए इस बात को। वास्तव में पॉजिटिविटी के अंदर जो ताकत है वो निगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते हैं। तो आप सामने वाले से प्रभावित न होते हुए अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजते रहे विदाउट एनी कंडीशन, और आप देखेंगे वो सामने वाले के नेगेटिव वाइब्रेशन डाइल्यूट होते होते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी। आप प्रयोग करके देखें और अनुभव करके देखें। साथ साथ I think I have tried to cover all the questions। या किसी को हैंड रेस करके पूछना हो तो हम अनम्यूट भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्षा मैम आप भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपका सवाल। हाँ, ओम शांति दीदी, मैं वही पूछना चाहती थी। मैंने 2 बार ऑफलाइन किया है, तो वही मुझे पूछना था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क होता है क्या? मैं ऑनलाइन पहली बार कर रही हूँ। हाँ जी। ऑफलाइन मैंने 2 बार पहले किया है। मैं सेंटर भी जाती हूँ, लेकिन अभी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, तो मैं रिवाइज कर रही हूँ। ओके, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने पूछा कि दोनों में कुछ फर्क तो नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। ओके, थैंक यू। राजेश दहाके, आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम पहले निर्णय लेते हैं, जिस टाइम हम निर्णय लेते हैं वो सही लगता है, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि वो सही नहीं था, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं कई बार प्रभावित होकर लेते हैं, या तो पास्ट बातों से या वर्तमान से। तो जब भी कोई निर्णय लेना चाहिए 3 कालों के बारे में सोचकर निर्णय लेना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि जब हम फ्यूचर को सोचकर निर्णय नहीं लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो ये भी हम कर्म फिलॉसफी में या जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लेसन्स में, आपको इसकी भी क्लैरिटी आती जाएगी और डिसीजंस भी राइट होते जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। ओके, ओम शांति। अच्छा, और एक सवाल आया है, हाउ वुड वी नो अवर लाइफ गोल रादर व्हाट इट शुड बी, मींस करियर सेंट्रिक और स्पिरिचुअल सेंट्रिक। एक्चुअली दोनों गोल आप साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल सेंट्रिक होकर आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने जाएंगे, आपको सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी समाई होती है। तो पहला गोल हम स्पिरिचुअल सेंट्रिक रखें, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते जाए, फिर आप करियर में उतरे या कहीं भी किसी भी फील्ड में जाए, सफलता आपको तो मिलनी ही है। तो दोनों गोल साथ साथ चलते हैं। अच्छा, और कोई सवाल? हाँ परिमल भाई, पूछिए आप। परिमल भाई, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, ओम शांति। शांति। मेरा सवाल है, मेडिटेशन जब कर रहा है उसमें मन ही मन बोल रहा है या जैसे है मन मुंह से बोलना है आवाज करके? नहीं, आपको मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे अभी मैं थॉट्स देती जा रही थी, आपको सुनना है, विजुलाइज करना है और अनुभव करना है। बोलने की बात यहाँ पर नहीं है, इज अबाउट टू एक्सपीरियंस, इसको अनुभव करने की बात। ठीक है, और मन में उसके बाद भी मन में तो मन इधर उधर चला जाता है। वो तो शुरू में होगा, क्योंकि अभी हम नया सीख रहे हैं ना, तो मन को कंसंट्रेट होने में समय देना पड़ेगा। लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। और पहले तो ये थॉट निकाल दीजिए कि मन एकाग्र नहीं होता है। मन को बोलिए तू बहुत एकाग्र है, तू बहुत अच्छा है, तू मेरी बहुत मानता है। जितना मन को ही पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो अपने आप वो सहयोग देना शुरू करेगा। ठीक है। अच्छा, एक बहन का सवाल, भाई का सवाल है, आई डोंट फील कनेक्टेड टू माई नियर एंड डियर वंस एज अ सोल, आई कुड नॉट हैव पीपल, I hate everybody with this course, could I have compassionate heart towards other? 100% you will have compassionate, क्योंकि हम सभी आत्माएं वास्तव में हमारा ओरिजिनल नेचर ही कंपैशन है।
तो आप पहले तो ये निकाल दीजिए मन में कि मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, नफरत करता हूँ। जस्ट रिमूव एवरीथिंग, यू आर अ लवफुल सोल। ये आप पक्का कर लो, क्योंकि आत्मा का एक नेचुरल गुण प्रेम भी है। हम सभी बहुत प्रेम स्वरूप हैं, हमारे अंदर बहुत प्यार का खजाना छुपा हुआ है। पहले आप अपने आप को प्रेम करना शुरू करें। लव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू आर, डोंट हेट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एज यू आर। Once you start accepting and loving yourself, it is easy for you to love others as well. तो आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, परमात्मा को भी प्रिय हो, तो अपने आप को भी आप प्रिय बन जाओ, किसी और के बारे में नहीं सोचो। लव योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इट विल बिकम इजी फॉर यू टू लव अदर्स एज वेल। तो आप जरूर कंपैशनेट बन जाएंगे, ठीक है। काय हवे? अच्छा, और कोई सवाल हैंड रेस करके? हाँ दुर्गा बहन, आप भी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरे लोग अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कभी कभी अपन दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते, लेकिन वो अपने को ज्यादा भाव ही नहीं देते, यानी अपना वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये क्या सब करना कुछ, चाहिए? हाँ जी, ये सब कुछ होगा शुरू में, क्योंकि अभी तक वो भी निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे और हम भी निगेटिव एनर्जी हमसे भी कहीं ना कहीं जा रही थी। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी को तो वो चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम अभी पॉजिटिविटी के ज्ञान को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो अभी हमारा प्रयास शुरू होगा पॉजिटिविटी को देना। तो 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में ये परिवर्तन आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप हार नहीं मानना, कंटिन्यूअस उनके प्रति पॉजिटिव सोचते रहना, पॉजिटिव और दिल से सोचना, सिर्फ मैकेनिकली नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, लेकिन सच में एक आत्मा है और ये भी वर्तमान समय किसी ना किसी निगेटिविटी के वश है, इसलिए वो ऐसा सोच रही है, लेकिन ओरिजिनली ये भी बहुत पीसफुल है, ओरिजिनली ये भी लवफुल है। ऐसे हम थॉट्स क्रिएट करते करते पॉजिटिव वाइब्स उनको भेजते रहे और अल्टीमेटली आप रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना और प्रयास जारी रखना। अच्छा, और एक सवाल है, हाउ वी स्टेबलाइज ओन सेल्फ इन क्रिटिकल सिचुएशन, है ना। क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने कई बार डे टू डे लाइफ में आती है। हम स्टेबलाइज करने के लिए, अगर हम चाहते कि उस समय हम अपने आप को स्टेबलाइज करें, तो हमें सारे दिन में थोड़ा बहुत मेडिटेशन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन करना मतलब यही अपने आप को बार बार स्मृति दिलाना कि आई एम अ पीसफुल सोल, क्योंकि ये पीस जब तक आपके साथ कनेक्टेड है, आप कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। और अपने आप को स्टेबलाइज करना, शांत रखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब क्रिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने खड़ी हो। तो सारे दिन में आप ये जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अभ्यास करेंगे, यही आपको मदद करेगा क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने में। क्योंकि शांत मन जो डिसीजन ले सकता है और जो रिएक्ट कर सकता है, वो हलचल वाला मन नहीं कर सकता। इसलिए सारा समय अपने आप को याद दिलाते रहे, आई एम अ पीसफुल बीइंग, फील करें उसको व्यवहार तक लेकर आए, तो आप क्रिटिकल सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, राकेश भाई, आप भी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, वृंदाबेन, यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, बहुत टाइम ऐसा होता है, यू नो स्पिरिचुअली दैट समथिंग इज हर्टिंग यू और समथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। ऑन द अदर हैंड, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गो सोशली और ड्यू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि ये एक चीज मेरे लिए या मेरी जर्नी के लिए या मेरे वेल बीइंग के लिए अच्छी नहीं है, I need to move out or I need to avoid that. And on the same hand, you know that this is your responsibility and you have to perform it. In that case, how to maintain the strength within, और वो डायलेमा है, उससे ओवरकम कैसे किया जाए? ओके, पहली बात, हमारे अंतरात्मा अगर हमें कुछ कह रही है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इट इज हर्टिंग, इट इज नॉट गुड, तो मैं तो हमेशा ये कहूंगी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको राइट बता रही होती है कि आपके लिए क्या राइट है,
लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर आप अंतरात्मा की आवाज को या विवेक को दबा देंगे और कुछ करने जाएंगे तो यू विल बी नेवर सेटिस्फाइड। ना अपना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक रीति से निभा पाएंगे, ना अपने आप को आप संभल पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू योर विवेक। आपकी अंतरात्मा की आवाज को पहले मानो। अगर कुछ गलत लग रहा है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा लग रहा है, डोंट डू इट। आप वही करो जो आपके अंतरात्मा आपको गवाही देती है कि ये राइट है और तुम करो। भले फिर वही पॉजिटिविटी आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एनर्जी दे देगी, लेकिन इस एनर्जी को खत्म करके आप नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेंगे तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं निभा पाएंगे। सो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर इनर कॉन्शियस। वो जो कह रहा है वो आपको राइट डायरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ओके। और इसे परिस्थितियों से भागना नहीं बोल सकते ना, बिकॉज what I can see, there are chances that people are not able to see that, and at that moment I am not able to make them understand that this is going to happen or these are the things. So I may not want to indulge in that thing, and that is why I am stepping out. तो उसको हम परिस्थितियों से भागना बोल सकते हैं क्या, या मुझे पता है कि ये नहीं करना है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ये बोल सकते हैं? एक्चुअली आप ये अपने आप से ही पूछे कि आप क्यों क्विट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इसके लिए क्विट कर रहे हैं, या फिर आप उनको समझाने में फेल हो रहे इसके लिए क्विट कर रहे हैं। अगर आपका बाहर निकलने का रीजन कोई सच में पॉजिटिव है तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अंतरात्मा अगर कहीं भी कर रहे हैं कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो, तुम लेट गो कर रही हो, या उनके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा तकलीफ उठा लो। उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि वो राइट है, तो आप वो करो। कल चलकर हो सकता है वो खुद ब खुद समझ जाए कि इन्होंने जो किया वो राइट ही था। नहीं, नो, इट इज नॉट अबाउट देम मैम, इट इज अबाउट द सिचुएशन और समथिंग लाइक वो होता है ना, आपको पता है कि यहाँ पे एफर्ट डालो, बट उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग या जो भी है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, उसकी नेगेटिविटी चेंज नहीं होने वाली है। देन इट्स फाइन। तो आप एक काम कर सकते हो, यू क्विट बट मेंटली डोंट क्विट। आप उस परिस्थिति में से या उस बात में से बाहर निकल आओ, लेकिन आप उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव सोचना बंद नहीं करो कि चलो इस आत्मा को जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वो तो आपसे कंटिन्यूस। कई बार क्या होता है, हम बाहर निकल आते हैं लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स लेकर बाहर निकलते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आप उनको नहीं आ रहा है, आप निकल आए कि चलो नहीं करना है मुझे ये चीज, अगर उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है इस बात से, लेकिन आपके उस आत्मा के प्रति के जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए। यू कीप द सेम पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर दैट सोल, कि उसको आज नहीं तो कल समझ में आ जाए और उसके लिए जो भी अच्छा है वो हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। धनश्री बहन, आपको कुछ पूछना है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं अभी 3 महीने से ही ज्ञान में आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा प्यारा लग रहा है। और रिसेंटली मैं माउंट आबू भी जाके आई, और ये बेसिक कोर्स जो है ये हमेशा करने का मन चाहता है। मतलब कितना भी मुरली सुनूं, कुछ भी करूं, तो जी। भी बहुत मन चाहता है कि ये बेसिक कोर्स तो हमेशा करते रहो। और बहुत ही मतलब बहुत प्रसन्न लगता है, और माउंट आबू भी बहुत अच्छा लगा। जी। तो ज्ञान में आके बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी भी बहुत आ गई है। और सही में सबसे सुनूं ऐसा लगता है, अपने सेंटर से तो हम लोग सुनते ही है, पर हमेशा ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे कोर्स जो 7-7 दिन के, तो हमेशा वो सुनती रहो, इसलिए मैंने अभी ये ज्वाइन किया है। ओके, चलो अच्छी बात है। आप खुद को भी भरते रहिए, साथ साथ औरों को भी मदद कीजिए। जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा, किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर दिस टुडे सेशन। ये Realme 5 Pro आपका नाम नहीं है, आप भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति मैम। ओम शांति। जैसे कि मैंने आपका आज लेसन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। वैसे मैंने सोचा से कि मेरे पास भी 2-3 ग्रुप है। वैसे मैं अपना थॉट बता रहा हूँ, आज मैंने अभी जो सोचा जी। तो जैसे कि 2-3 थॉट आए मेरे से कि मैं इसको शेयर कर देता हूँ। लेकिन साथ साथ उसी समय में ख्याल आ गया जैसे कि अगर शेयर कर दूंगा, वैसे मेरा अभी उतना सक्सेस मेरे को मिला नहीं है लाइफ में।
और मैं भी थोड़ा सा वो हूँ, इसलिए कारण मेरे को सब बोलते हैं कि कुछ करो ऐसा। तो उसी में मतलब उसी समय सोचने लगा कि अगर शेयर कर दूंगा तो सब बोलेगा से कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, यही सब सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई पे पहले ध्यान देगा। तो वही मैं एक समय पे 2-3 थॉट आने लगते हैं, फिर उसी समय डिसाइड करने में इतना ना प्रॉब्लम हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। और आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि ये साथ साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज दैट यस सो? मैम, यस मैम। तो भाई आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो राजयोग मेडिटेशन से अच्छा सपोर्ट आपको और कुछ नहीं मिलेगा, because this meditation course will give you positive energy, stability of your mind, your concentration will increase और आप अपनी स्टडीज पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। और जो स्टडी आप 4 घंटे में करते हैं 1 घंटे के अंदर आप वो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है हर एक के। इतनी कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी एकाग्रता भी बढ़ेगी साथ साथ। तो आप किसी के प्रभाव में नहीं आओ, आप ये सुबह का थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। ये छोटा सा टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको सारे दिन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी और एकाग्रता, मन को एकाग्र करने में मदद करेगा। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और एक सवाल है, अंतरात्मा कहती है सेंटर जाना सही है लेकिन जाने का मन नहीं करता, मुरली समझ में नहीं आती। अच्छा, ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है मुरली एंड ऑल, आई थिंक फॉर न्यू पीपल दिस इज नॉट रिलेवेंट। आपका मन नहीं कर रहा है, आप फिलहाल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, सुन लीजिए, फिर बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस। रेणुबेन आपको कुछ पूछना है, आप एक बार पूछ लीजिए। आपने हैंड रेज किया है रेणुबेन? हाँ जी, ओके, आई थिंक ठीक है। तो सवाल तो वैसे बहुत कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हम नई नई बातें सुनने जा रहे हैं, बहुत सुंदर बातें सुनते जा रहे हैं। तो हमारे पूर्व भी कुछ सुनी हुई बातें होती है, मान्यताएं होती है, तो हमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि सवाल आए, दैट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन हम 8:30 बजे तक जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारी जर्नी जारी ही रहेगी। कल हम सुबह टाइम पर, आप 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, और एग्जैक्ट 7 बजे हम कोर्स को वापस स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज का होमवर्क याद रहे, आपको सारा दिन स्मृति में रहना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कभी प्रेम का भी अनुभव कर लीजिए, कभी सुख का भी अनुभव कर लीजिए, बट दिस इज माय नेचुरल नेचर। ये याद रखकर ही हम हर एक के संपर्क में आए। हैव अ नाइस डे, ब्यूटीफुल डे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करके आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं।